मिट्टी के घर में रहने वाली बहू अनामिका अपने बच्चे हरीश और भव्या को घर से स्कूल की तरफ लेके जा ही रही थी, तभी सासू माँ शारदा दरवाजे के पास उसे रोकती है और दुखी चेहरा लेकर कहने लगती है, बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सावित्री के यहाँ जाकर तुम काम कराओगी क्या? मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है सासू माँ। इतना कहकर वो अपने बच्चों को साथ लेकर बच्चों को सरकारी स्कूल में छोड़ने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर जाने के बाद वो स्कूल पहुंच जाते हैं। फिर वहां से जल्दी जल्दी सावित्री के यहाँ काम करने के लिए वो चली जाती है। उस गांव में सावित्री का मिट्टी का घर सबसे बड़ा घर था। उनके पति चंद्रशेखर गांव के मुखिया थे। उनका परिवार एक जमींदार परिवार था। नारियल के खेतों के साथ साथ उनके पास 10 एकड़ जमीन भी थे। वो अच्छे थे और अच्छे दिल के भी थे। उस दिन भी सावित्री और चंद्रशेखर फूलों के बगीचे के बीचों बीच कुर्सी लगाकर अच्छे से बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी वहाँ पे अनामिका आती है। माँ जी, आज मेरी सासू माँ की थोड़ी तबीयत खराब है, इसीलिए उनके बदले मैं काम पे आई हूँ। तो बताइए, पहले घर का काम करूँ या खाना पकाऊं? ठीक है, कर सकती हो अनामिका, पहले यहाँ आके बैठो। उनकी बातें सुन के अनामिका बिना कुछ कहे चुपचाप आके सावित्री के पास बैठ जाती है। तो कहिए मालकिन, तुम और तुम्हारी सास हमारे यहाँ कब तक काम करोगी? जब तक आप लोग चाहेंगे तब तक मालिक। हमारे बच्चे हमें छोड़ के विदेश चले गए। हम भगवान के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। हम किसी भी क्षण जा सकते हैं, उसके बाद क्या करोगे? चंद्रशेखर की ऐसी बातें सुन के अनामिका सोच में पड़ गई। ये देखकर सावित्री कहने लगी, इसीलिए अनामिका, जब तक हम और तुम्हारे मालिक जिंदा है तुम लोग व्यापार कर लो। जो पैसे लगेंगे हम देंगे। कोई और व्यापार क्यों करे? हमारा नारियल का खेत है ना, जितना नारियल लगेगा ले जाके बेचो, गर्मी में बिकेगा। हाँ अनामिका, बाबू ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। तुम्हें जितने नारियल चाहिए ले जाओ, ये इस गर्मी में अच्छे बिकेंगे। फिर मालकिन, मैं शहर में उसे ले जाकर बेचूंगी। यहाँ गांव में तो हर जगह नारियल बिकते हैं। अगर मैं भी नारियल ले जाके अपने गांव में बेचने लगूं तो कौन खरीदेगा? आप ही बताइए। तुमने बिल्कुल सही कहा है अनामिका। ऐसा है तो तुम एक काम कर सकती हो। बताइए ना मालिक। फिर तुम और तुम्हारी सासू माँ कल काम पे मत आना, शहर जाना। वहाँ जाकर देखना कि नारियल के क्या क्या व्यापार हो रहे हैं, क्या क्या व्यापार कर सकते हैं और उसके भाव क्या है। अच्छा ठीक है मालिक, आप लोग सच में बहुत दयालु इंसान हैं। ऐसा कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। गर्मियाँ थी, इसलिए हरीश और भाव्या के स्कूल में हाफ डे चल रहा था। बच्चे स्कूल से घर आ चुके थे। दादी माँ जो बिस्तर पे सोई हुई थी, उनसे वो जाके बात करने लगते हैं। अनामिका घर आके शारदा को सावित्री के बताए हुए नारियल के व्यापार के बारे में बताती है। जब मालकिन ने कहा है तब तुम इस मौके को मत छोड़ो, जाओ जाकर देख कर आओ। ठीक है सासू माँ। फिर अनामिका शहर के लिए निकल जाती है। फिर वो पूरे शहर को घूम घूम के देखती है। वहाँ देखती है नारियल का व्यापार अच्छा चल रहा है, तरबूज के ठेले हैं, आइसक्रीम भी बिक रहे हैं। पूरे शहर को अच्छे से देखने के बाद अनामिका शाम तक घर लौट आती है। शारदा मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर खाना पका रही होती है। फिर दोनों बातें करने लगती है। अगले दिन सावित्री के यहाँ जाकर अनामिका उन्हें नमस्ते करती है। तो क्या सोचा तुमने अनामिका? आपने बहुत प्रोत्साहन दिया है मालकिन। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। वैसे भी आप नारियल दे रही है ना, मैं नारियल पानी से शरबत बना के बेचना चाहती हूँ। बहुत अच्छा अनामिका, फिर तुम्हें पता होगा कि नारियल से शरबत कैसे बनाते हैं। हाँ जानती हूँ मालिक। फिर तुम घर जाओ, प्रसाद और रमेश को खेत भेज दो, वो जाकर नारियल तोड़ के ले आएंगे। अच्छा ठीक है मालिक। ऐसा कहने पे अनामिका वहाँ से घर लौट जाती है। घर पे रमेश और ससुर जी प्रसाद को पूरी बात बताती है। फिर वो दोनों बैलगाड़ी लेकर चंद्रशेखर के खेत में चले गए। वहाँ चंद्रशेखर जी ने कहा पूरा गाड़ी भर के नारियल ले जाने के लिए। रमेश और प्रसाद गाड़ी भर के नारियल लेके अपने घर लौट जाते हैं। अच्छा मुहूर्त देखकर, अच्छी जगह देखकर अनामिका नारियल शरबत का एक बोर्ड लगा देती है। वहीं पे ठेले पे वो नारियल फोड़ के एक जगह पानी भरती है। फिर उसमें जरूरतमंद मसाले डालकर वो शरबत बनाती है। नारियल शरबत, ठंडा ठंडा नारियल शरबत, सिर्फ 20 रुपए में। नारियल के अंदर से ही पी पाएंगे। बाहर बड़ा नारियल 50 रुपए में, छोटा नारियल 40 में।
पर यहाँ नारियल शरबत मिलेगा सिर्फ 20 रुपए में। तो आइए पीजिए ठंडा ठंडा नारियल शरबत। इस तरह अनामिका आवाज लगाती है। सड़क से गुजरने वाले लोगों को अनामिका की बातें अनोखी लगती है। वो अनामिका के ठेले पे नारियल शरबत पीने आते हैं। वही अनामिका ठेले में बोर्ड लगा रखी थी कि नारियल शरबत सिर्फ 20 रुपए में। उस बोर्ड को देखकर ठंडा ठंडा नारियल शरबत पीने के लिए लोग वहाँ पर आने लगते हैं। इस तरह अनामिका अपना नारियल शरबत का व्यापार शुरू करती है। वो दिन बहुत अच्छा निकलता है। उस दिन जितना भी नारियल वो लेकर गई थी वो सारे नारियल बिक जाते हैं। उससे वो बहुत अच्छे पैसे भी कमा लेती है। अगले दिन अनामिका सावित्री के घर जाती है। सावित्री और प्रसाद बैठ के दोनों टीवी देख रहे थे। अनामिका, अभी तुम आई हो, क्या बात है? कोई समस्या है क्या? कुछ नहीं हुआ मालकिन, आपकी वजह से मैं नारियल का व्यापार करना शुरू की हूँ। पहला दिन ही बहुत अच्छा व्यापार हुआ। जितना नारियल मैं लेकर गई थी सारे नारियल बिक गए। हमें बहुत पैसे भी मिले। बहुत अच्छी बात है अनामिका। फिर ये पैसे लेकर तुम घर क्यों नहीं गई? यहाँ क्यों लेकर आई हो? मालिक, मुझे गलत मत समझिएगा, पर वो नारियल के खेत के जितने नारियल है वो बाहर बेचने के लिए थे ना। हाँ अनामिका। फिर वो नारियल मुझे बेच दीजिए ना। फिर ये पैसे रखिए, सुबह के बिके हुए नारियल के हैं। नहीं अनामिका, पैसों के लिए हम तुम्हें मदद नहीं कर रहे हैं। बहुत ही भरोसेमंद रहे हो तुम लोग। हमारे जाने के बाद तुम लोग क्या करोगी, इसलिए हमने तुम्हें मदद की थी। इस तरह अनामिका वहाँ खुशी खुशी सावित्री को हाथ जोड़ के उन्हें धन्यवाद कहती है और पैसे लेकर घर लौट आती है। उस दिन से अनामिका नारियल शरबत का व्यापार करने लगती है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। आज यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। गांव के अंत में पेड़ के नीचे अरविंद होटल के मालिक अरविंद वो कार्तिक होटल के मालिक कार्तिक से मिलने का इंतजार कर रहे थे। ये क्या, अभी तक आया क्यों नहीं? इंतजार करते करते आधा घंटा हो गया है। आएगा भी या नहीं? फोन कर रहा हूँ तो उठा नहीं रहा है। और 10 मिनट देख लेता हूँ, नहीं तो मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। जैसे भी हो, मैं अनामिका का गुस्सा का बदला लेकर रहूंगा। ऐसा वो सोच ही रहे थे, तब तक कार्तिक होटल के मालिक कार्तिक अपने कार से वहाँ पहुँच जाते हैं। पेड़ के नीचे गाड़ी से आके उतरता है। वो हाथ मिलाता है, अरविंद भी हाथ मिलाते हैं, पर दोनों के चेहरे पे किसी भी तरह की कोई खुशी नहीं थी। दोनों के चेहरे से दुख झलक रहा था। कार्तिक, तुमने अनामिका के बारे में कुछ सोचा क्या? सोचने की क्या जरूरत है, उससे छुटकारा पाना ही बेहतर होगा। हत्या ठीक नहीं है कार्तिक। हमारे लिए व्यवसाय में अनामिका के साथ प्रतिद्वंदिता है, लेकिन व्यक्तिगत तो कुछ भी नहीं। ऐसी बात है तो हमारे पास एक ही रास्ता है। हमें मुंह मांगी कीमत देकर ऐसे किसी से कहना होगा जो ढेर सारे तेलचिट्टा और छिपकलियों को वहाँ पे लाने का इंतजाम कर सके। फिर हम वहाँ पे पुलिस को फोन करके बुलाएंगे और अनामिका को अरेस्ट करवा देंगे। फिर जब अनामिका जेल चली जाएगी, जिन लोगों ने उसे उधार में पैसे दिए थे वो उसके घर को नीलाम कर देंगे और इस तरह अनामिका खुद ब खुद सड़क पे आ जाएगी। ये सुनकर अरविंद को मन में थोड़ी शांति मिलती है। ये अच्छा है कार्तिक, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है अरविंद, ये बात हमारे बीच में ही रहे, कोई तीसरा आदमी ना जान पाए। किसी तीसरे कान को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। उस समय में मेन रोड में बस 3 ही होटल थे। एक अरविंद का होटल, दूसरा कार्तिक का होटल और तीसरा अनामिका का होटल। कार्तिक और अरविंद के होटल में ग्राहक बहुत ज्यादा आते नहीं थे, पर अनामिका के होटल में मानो भीड़ लग जाती थी। काउंटर पे बैठी शारदा खुश होके, हे भगवान, बहुत मेहनत से मेरी बहू ने इस होटल को शुरू किया है। बस देखिएगा कि कोई बुरी नजर ना लगे, बुरी नजर इस होटल से दूर रहे। इस तरह मनी मन प्रार्थना करती है। उधर अनामिका जिसे जो चीज चाहिए होती है उसे देती है। इसी के साथ प्लेट हटाकर वो टेबल भी साफ करती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अनामिका का होटल बहुत अच्छा चल रहा था। वो बहुत अच्छे पैसे कमा रही थी। ये सब कुछ अरविंद और कार्तिक को देखकर बहुत ईर्ष्या हो रही थी। शरत जो अनामिका के होटल में रसोइया का काम करता था, उससे जाके वो दोनों मिले। अरविंद के हाथ में पैसों की गड्डी थी और कार्तिक के हाथ में बंदूक। शरत, उसकी पत्नी कामिनी और बेटी कीर्ति ये सब देखकर बहुत घबरा गए। देखो शरत, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ये पैसे लो और अपने परिवार के साथ यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, नहीं तो ये बंदूक उठाओ, अपने परिवार को गोली मार दो और खुद भी गोली मार के यहीं मर जाओ। उसकी बातें सुन के शरत काफी देर सोचा और फिर
उसके हाथों से पैसे ले लिया। ये देखकर अरविंद और कार्तिक हंस पड़े। फिर अगले दिन जब शरद अनामिका के होटल में काम करने जाता है, वो प्लास्टिक की छिपकली चावल के अंदर रख देता है और दाल के अंदर कॉकरोच डाल देता है। उसके बाद वो ऐसा भाव करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। अनामिका को कहकर अपने परिवार को साथ लेके वो बस स्टैंड जाता है और वहाँ से परिवार के साथ भाग जाता है। थोड़ी देर बाद जब अनामिका के होटल में लोग खाना खाने के लिए आते हैं, तो चावल में छिपकली और दाल में कॉकरोच देखकर वो डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। खबर मिलते ही पुलिस भी अनामिका के होटल में आ जाती है। अनामिका को अरेस्ट करके वो उसे जेल भेज देते हैं। आखिरकार कार्तिक और अरविंद की परिकल्पना के अनुसार अनामिका का होटल बंद हो जाता है। मुरारी लाल जिन्होंने होटल के लिए पैसे दिए थे, वो अनामिका के सारे पैसे और जो घर शारदा रहती थी वो ले लेते हैं। अब चूंकि कोई चारा नहीं था, इसलिए शारदा, प्रसाद, रमेश, 2 बच्चे हरीश और भाव्या सब एक मिट्टी के घर में रहने लगे। अब 2 वक्त की रोटी के लिए भी लाले पड़ने लगे। अब चूंकि गांव में अनामिका बहुत शुद्ध ताज़ा खाना बेचा करती थी और अब अनामिका का होटल रहा नहीं, तो अरविंद और कार्तिक खाने में मिलावटी करके महंगे भाव में उसे बेचने लगे। अब कोई चारा नहीं था। जिनके पास पैसे थे वो पैसे खर्च करके उनके होटल में खाना खाने जाते थे और अगर गलती से भी उनके खिलाफ कुछ बोला तो उन्हें धमकी मिलती थी। कई दफे वो लोगों को मुंह बंद रखने के लिए उल्टा पैसा भी दिया करते थे, ताकि देख के ऐसा लगे कि खाना भी बहुत स्वादिष्ट है और वहाँ पे लोगों का बर्ताव भी बहुत अच्छा है। फिर एक दिन अनामिका जेल से वापस घर लौट आई। अनामिका को देखकर सभी लोग जेल अनामिका कहकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। अनामिका की आंखें भर आए। वो रोते रोते घर लौट आई, पर वहाँ पे कोई और ही रह रहा था। किसी से पता चला कि उनका परिवार गांव के अंत में एक मिट्टी के घर में रह रहा है। फिर अनामिका उस घर में जाती है। अनामिका को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अनामिका शारदा को गले लगाकर बहुत रोती है। शारदा उसे समझाती है। हरीश, भाव्या भी अपनी माँ को गले लगा लेते हैं। फिर सभी लोग बेंच पे बैठते हैं। मुझे पता चला ये सब कुछ वो अरविंद और कार्तिक ने मिलके किया है। बहू, तुम जेल में थी तो मैं उन्हें कुछ कह नहीं पाई। अब तुम वापस आ गई हो, अब उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है माँ जी, हम सबक सिखाएंगे, पर जैसा बड़े कहते हैं जहाँ खत्म हुई है वहीं से हम शुरुआत करेंगे। मेरा होटल चला गया, अब मैं अनामिका जेल होटल शुरू करूंगी और जो कुछ खोया सब वापस ले आऊंगी। फिर से होटल ही बहू? डरिए मत माँ जी, पहले जैसा अब नहीं। अब अनामिका जेल होटल के हर एक कोने कोने में सीसीटीवी होगा और आपका बेटा सब कुछ मॉनिटर करते रहेंगे। पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे अनामिका? मेरी माँ ने जो मुझे जमीन दिया था मैंने उसे गिरवी रख दिया है। पिताजी को कहा है कि पैसे लाने के लिए, अब तक वो आ ही रहे होंगे। ऐसा अनामिका कह रही थी, तब तक उसके पिताजी रमन पैसे लेकर आ जाते हैं। वो पैसे लेकर अनामिका थोड़ी देर बातचीत करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अनामिका अपने परिवार की मदद से पिता के दिए हुए पैसों से अनामिका जेल होटल के नाम से एक होटल शुरू करती है। बिल्कुल नए रंगत के साथ अनामिका जेल होटल बिल्कुल चमकने लगता है। फिर माइक लेके अनामिका, वेलकम टू अनामिका जेल होटल। अंदर देखने में बिल्कुल जेल जैसा है। हर एक टेबल लॉकअप के अंदर है, जहाँ पे तरह तरह की चाय, कॉफी, टिफिन, बिरयानी, तरह तरह के पकवान मिलेंगे जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होंगे, वो भी कम दामों में। उसकी बातें सुन के लोगों को लगने लगता है कि आखिर में ये जेल होटल है कैसा। उस देखने के उत्साह के साथ लोग भीड़ लगा के होटल के अंदर जाने लगते हैं। अंदर बिल्कुल जेल जैसा। लोग आश्चर्यचकित होने के साथ साथ रोमांचित होने का भी भरपूर मजा लिया। इस तरह अनामिका जेल से एक सफल अनामिका जेल होटल की शुरुआत की और उसमें वो सफल भी रही। अनामिका एक बार फिर से अपने पुराने दिनों वाली सारी खुशियाँ वापस ले आए और पूरे परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।